पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए कैसे उन्होंने इन अधिकारों के लिए कट्टरपंथियों से काफी लंबी बहस की। इस बहस के दौरान ही एक वाकया बड़ा प्रसिद्ध है, जैसे कि हर मनुवादी की जुबान पर मेरिट का हो हल्ला रहता है। आरक्षण का विरोध करने के लिए उस समय भी कुछ मनुवादी नेताओं ने कहा कि आरक्षण से मेरिट से समझौता करना पड़ेगा। इस पर बाबा साहेब ने कहा था कि अगर मेरिट की ही बात करते हो तो अंग्रेजों की मेरिट तो तुम सबसे बहुत ऊपर थी, तो फिर उनका विरोध क्यों करते हो। इस पर फिर किसी मनुवादी की जुबान नहीं खुली और तब बाबा साहेब ने संविधान में वंचितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस बात पर गहनता से विचार करेंगे कि बाबा साहेब को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। इसे समझने के लिए हमें उनके संघर्ष, उनकी विद्वत्ता और संविधान में उनकी भूमिका को गहराई से देखना होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान केवल कागज का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आजादी की गारंटी है। और इस गारंटी को शब्द देने वाले व्यक्ति थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम विस्तार से जानेंगे कि क्यों बाबा साहेब को संविधान का जनक कहा जाता है। हम उनके द्वारा शामिल किए गए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और उनके पीछे के तर्कों को भी समझेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ था। इसमें बाबा साहेब के चयन का मुख्य कारण क्या था। बाबा साहेब की कानून और अर्थशास्त्र पर जबरदस्त पकड़ थी। उनके पास कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उच्च शिक्षा थी। समिति के अन्य सदस्य बीमारी या अन्य कारणों से अनुपस्थित रहे, जिससे संविधान लिखने का पूरा भार अकेले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ गया। यह बिल्कुल सच है कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का योगदान अतुलनीय था। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में टी कृष्णामाचारी ने स्पष्ट किया था कि हालांकि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन विभिन्न कारणों से डॉक्टर अंबेडकर को लगभग अकेले ही सारा भार संभालना पड़ा। इन 6 सदस्यों की अनुपस्थिति या कम सक्रियता के पीछे के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। स्वास्थ्य संबंधी कारण। समिति के कुछ सदस्य गंभीर रूप से बीमार थे, जिसके कारण वे चर्चाओं और बैठकों में भाग नहीं ले पाए, जिनमें बी.एल. मित्तर। इन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के कारण समिति से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह बाद में एन. माधव राव को नियुक्त किया गया। दूसरे थे डी.पी. खेतान। इनका स्वास्थ्य भी काफी खराब रहता था और 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद खाली हुई जगह को भरने के लिए टी कृष्णमाचारी को लाया गया था। मृत्यु। जैसा कि ऊपर बताया गया है, डी.पी. खेतान की मृत्यु संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही हो गई थी, जिससे कि समिति में एक महत्वपूर्ण कमी आई। अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्तता होने के कारण। समिति के कई सदस्य अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर थे या रियासतों के मामलों में उलझे हुए थे, जिनमें एन. गोपाल स्वामी अयंगर। एन. गोपाल स्वामी अयंगर उस समय केंद्रीय सरकार में मंत्री थे और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर काम कर रहे थे। इस वजह से वो संविधान सभा की मीटिंगों में शामिल नहीं हो पा रहे थे। अगले थे के.एम. मुंशी। मुंशी जी कई अन्य समितियों के सदस्य थे और राजनीतिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण ड्राफ्टिंग के काम को उतना समय नहीं दे पा रहे थे। अगले थे मोहम्मद सादुल्ला।
असम की राजनीति और वहां के स्थानीय प्रशासन के कार्यों में वे काफी व्यस्त थे, जिससे कि वे दिल्ली में होने वाली बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते थे। अगले, दिल्ली से कुछ बाहर। कुछ सदस्य दिल्ली से बहुत दूर रहते थे और तत्कालीन परिवहन सुविधाओं की कमी या निजी कारणों से बार बार बैठकों में शामिल होना उनके लिए कठिन था। टीटी कृष्णमाचारी ने सदन में कहा था कि सदन को शायद इस बात की जानकारी है कि आपने यानी संविधान सभा ने जिन 7 सदस्यों को मनोनीत किया था उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया, एक की मृत्यु हो गई, एक अमेरिका में थे, एक अन्य सदस्य राज्य के कार्यों में व्यस्त थे और 1-2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। अंततः इस संविधान को तैयार करने का पूरा भार डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ गया और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम उनके प्रति आभारी हैं कि उन्होंने इस कार्य को इतनी कुशलता से कठिन परिस्थितियों में भी पूरा किया। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों और सहयोगियों की कमी के बावजूद उन्होंने अकेले ही दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को आकार दिया। अछूतों और पिछड़ों के हक। बाबा साहेब ने सुनिश्चित किया कि सदियों से शोषित वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा मिले। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। यह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी जीत थी कि उन्होंने छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाया। अनुच्छेद 14, 15, 16 विधि के समक्ष समानता और धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव को निषेध किया। आरक्षण का प्रावधान। पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुच्छेद 330 और 332 के तहत विशेष प्रावधान किए। रोचक तथ्य। कैसे उन्होंने इन अधिकारों के लिए कट्टरपंथियों से काफी लंबी बहस की। इस बहस के दौरान ही एक वाकया बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे कि हर मनुवादी की जुबान पर मेरिट का हो हल्ला रहता है। आरक्षण का विरोध करने के लिए उस समय भी कुछ मनुवादी नेताओं ने कहा कि आरक्षण से मेरिट से समझौता करना पड़ेगा। इस पर बाबा साहेब ने कहा था कि अगर मेरिट की ही बात करते हो तो अंग्रेजों की मेरिट तो तुम सबसे बहुत ऊपर थी, तो फिर उनका विरोध क्यों करते हो। इस पर फिर किसी मनुवादी की जुबान नहीं खुली और तब बाबा साहेब ने संविधान में वंचितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। अनुच्छेद 32। बाबा साहेब ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसका क्या महत्व है। यदि सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाबा साहेब का मानना था कि अधिकारों का होना तब तक बेकार है जब तक कि उन्हें लागू करवाने की शक्ति ना हो। लिंग समानता। बाबा साहेब ने केवल दलितों, पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी समान अधिकारों की वकालत की। हिंदू कोड बिल। संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और बहुविवाह पर रोक। हालांकि यह बिल उस समय पूरी तरह पास नहीं हो पाया, लेकिन बाद में इसी के आधार पर कानून बने। अनुच्छेद 39। समान कार्य के लिए समान वेतन। मजबूत केंद्र। बाबा साहब ने भारत की विविधता को देखते हुए एक मजबूत केंद्र की वकालत की ताकि देश कभी टूटे नहीं। स्वतंत्र न्यायपालिका और चुनाव आयोग। लोकतंत्र को बचाने के लिए संस्थाओं की निष्पक्षता पर बाबा साहेब ने जोर दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 तक, ताकि भविष्य की सरकारें लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में काम करें, ये प्रावधान किए। निष्कर्ष और विरासत। अंतिम भाषण। 25 नवंबर 1949 को दिया गया उनका प्रसिद्ध भाषण, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी
कि यदि हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं ला पाए तो राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने केवल कानून नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने भारत के सामाजिक ढांचे को बदलने का एक सोशल डॉक्यूमेंट तैयार किया। इसी दूरदर्शिता के कारण उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। क्या आप अनुच्छेद 32 के महत्व के बारे में जानते थे? कमेंट्स में बताएं और बाबा साहेब के इस महान योगदान के लिए वीडियो को शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।